अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता चंद हफ़्तों की हुकूमती कारकर्दगी पर नज़र दौड़ाता हूँ तो महसूस होता है कि सिर्फ मुआशी बहरान नहीं, गवर्नेंस का बहरान भी है, अफराद कार का बहरान भी है, तरीक़ेकार का बहरान भी है, और सबसे बढ़कर तो तरजीहात का बहरान भी है। मैं माजी की इस तफसील में नहीं जाता कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम पर वजूद में आने वाली तहरीक और ठंडे मीठे मसलिक से तल्लुक़ रखने वाले बाज़ हज़रात तशद्दुद के रास्ते पर कैसे चल पड़े। मैं तो सिर्फ एक नुक्ते पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से पहले मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया और मामला पार्लियामेंट में ले जाने का मुआहदा किया, फिर डेडलाइन करीब आने पर मज़ीद मुज़ाकरात जारी रखने के बजाय गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी। सवाल ये है कि हुकूमत ने गिरफ़्तारियों से पहले इन नताइज की कोई पेशबंदी क्यों ना की जो गिरफ़्तारियों के बाद पेश आ सकते थे। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के कुछ थानों में कल अदम तहरीक के बाज़ कारकुनान की तरफ से हमले काबिल मज़म्मत हैं। तहरीक शदीद रद्दअमल से नहीं, हिकमत, मुशावरत और अच्छी गवर्नेंस से रोकी जाती है। इन्हीं दिनों हुकूमत ने कई वज़रा के कलमदानों में तब्दीली की कि कलमदानों की तब्दीली से मुल्की मईशत व सियासत और कारकर्दगी पर कोई बड़ा फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर वही, मशीर वही, टीम वही, क़यादत का विजन वही, रवैये वही, डायरेक्शन वही। इस संग बसा सियासत के होते हुए महज वजारतों के कलमदानों की तब्दीली से कारकर्दगी में किसी बड़ी तब्दीली की उम्मीद ख्याल खाम से कुछ ज़्यादा नहीं। अगर किसी गाड़ी के टायरों में हवा ना हो तो आप पिचके हुए पिछले टायरों को आगे लगा दें और अगले टायरों को पीछे लगा दें, तो इससे गाड़ी टस से मस नहीं होगी और अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। सिर्फ 3 बरस में 4 वज़राए ख़जाना की तब्दीली सामने आ चुकी है। पहले वज़ीर ख़जाना असद उमर, दूसरे हफीज़ शेख, तीसरे हमाद अज़हर और अब चौथे शौकत तरीन है। सच पूछें तो मुझे आला तालीम याफ्ता, जवां साल, जवां फ़िक्र और जवां अज़्म हमाद अज़हर के वज़ारत ख़जाना की शाख पर बिन खिले मुरझाए जाने का बहुत अफसोस है। दिलचस्प बात ही है कि असद उमर से लेकर शौकत तरीन तक जनाब वज़ीर आज़म पहले अपने वज़ीर की तारीफ़ व तसीफ़ में रतबुल लिसान रहते हैं और फिर यकायक उन्हें वजह बताए बगैर फारिग कर देते हैं। हफीज़ शेख के बारे में पहले कौम को यह बताया गया कि वो नहायत दिलजमी से काम कर रहे हैं। इन्हें मुस्तकिल वज़ीर बनाने के लिए इस्लामाबाद की सीट से सेनेट का इलेक्शन भी लड़वाया गया। वो सीट हार गए। हारने के बाद वो वज़ीर आज़म की खिदमत में पेश हुए और अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, मगर वज़ीर आज़म ने इन पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। फिर पुरानी रवश के मुताबिक इन्हें चंद रोज़ बाद अचानक वज़ारत ख़जाना से फारिग कर दिया गया। सितम बलाए सितम कि जिस हफीज़ शेख की इक़्तिसादी व मालियाती पॉलिसियों को हुकूमत शब और रोज़ सराहती रही, उनके बारे में ये कहा गया कि महंगाई को कंट्रोल न करने की पादाश में इन्हें अपने ओहदे से फारिग किया गया है। हमाद अज़हर के साथ तो बहुत नारवा सलूक किया गया। बकौल इलामा इकबाल, आके बैठे भी ना थे और निकाले भी गए। अब शौकत तरीन साहब को वज़ारत ख़जाना का कलमदान सौंप दिया गया है। शौकत तरीन आसफ़ अली ज़रदारी की हुकूमत में पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना रहे हैं। वो माहिर अमूर मालियात और बैंकर हैं, एक बैंक के मालिक भी बताए जाते हैं, मगर अदाद शुमार से ये मालूम होता है कि उनका बैंक खसारे में जा रहा है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी व मालियाती पॉलिसी IMF की हिदायत के ऐन मुताबिक तैयार की जाती है, फिर वज़ीर आज़म और काबीना उसकी रस्मी मंजूरी देती है, फिर इस पॉलिसी पर अमल दरामद की ज़िम्मेदारी वज़ीर ख़जाना को तफवीज़ की जाती है। अब देखना यह है कि जनाब शौकत तरीन के पास वो कौन सा आला दिन का चिराग है कि जिसे रगड़ने से वारे न्यारे हो जाएंगे और बेहाल अवाम खुशहाल हो जाएंगे, महंगाई उनके सामने बेबस हो जाएगी। IMF से मुआहदे के मुताबिक अगले चंद माह में हुकूमत को बिजली महंगी करना पड़ेगी। वो बिजली के जब 8.5 रुपये थी तो बहसीत अपोजिशन रहनुमा इमरान खान ने बिजली के बिल जला दिए थे। आज यही बिजली कई गुना ज़्यादा महंगी हो चुकी है, जिसे मज़ीद महंगा करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा IMF की शराइत के मुताबिक हर तरह की सब्सिडी भी ख़त्म करना होगी। अपनी तकर्री से चंद रोज़ कबल शौकत तरीन ने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हुकूमती मईशत की कोई सिमत नहीं और इसकी कोई कुल सीधी नहीं। बिजली और गैस बेइंतहा महंगी हो चुकी है। जब तक कोई बुनियादी किस्म के फ़ैसले नहीं किए जाएंगे, उस वक्त तक मुल्क की मईशत तरक्की व खुशहाली के ट्रैक पर नहीं आ सकती। आज PTI दाखिली व फ़िक्री इंतशार का शिकार है। एक तरफ PTI के साबिक सेक्रेटरी जनरल के साथ दर्जनों अरकान असम्बली इजहार यकजहती करते दिखाई देते हैं। हफ्ते के रोज़ तो हामी अरकान असम्बली ने वाज़ेह ऐलान किया कि अगर जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ ना हुआ तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। इस मौके पर जहांगीर तरीन ने भी बैंकिंग कोर्ट के बाहर
نہایت و شکاف الفاظ میں کہا کہ میرا کاروبار شفاف ہے۔ تینوں ایف آئی آر میں چینی کی قیمت بڑھانے یا کسی مافیا کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر ترین گروپ کو کوئی غیبی اشارہ ہو گیا تو کئی دھماکہ خیز خبریں سامنے آ سکتی ہیں۔ جہاں تک فکری انتشار کا تعلق ہے تو اس کا اندازہ آپ اسد عمر کے اس بیان سے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر دیا کہ شوکت ترین کا معاشی تجزیہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی معیشت جان کنی کی کیفیت میں تھی، آج اپنے پیروں پر کھڑی ہے، شرح نمو بڑھ رہی ہے، اس لیے آج معیشت غلط سمت سے درست سمت میں جا رہی ہے۔ یہ درست حفیظ شیخ کی کارکردگی سے سامنے آئی تھی۔ جب وزیر منصوبہ بندی اور وزیر خزانہ اپنے تجزیوں کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معیشت کدھر جائے گی۔ شوکت ترین کی پہلی آزمائش چند ہفتوں بعد بجٹ پیش کرنا ہے۔ اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ وہ جادو کی کون سی چھڑی گھماتے اور الفاظ کی کس ساحری سے کام لیتے ہیں، جس سے مہنگائی آسمان سے نیچے آ جائے گی، بجلی اور گیس کے بل بھی بہت کم ہو جائیں گے، شرح نمو بڑھ جائے گی اور بے روزگاری کا خاتمہ اور خوشحالی کی آمد ہوگی۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ وزراء کی تبدیلی سے مہنگائی کنٹرول ہوگی، نہ ہی بلند و باغ داموں سے گورننس بہتر ہوگی۔ جیسا کہ اوپر بول چکا ہوں کہ اصل بحران ترجیحات کا ہے۔ جناب وزیر اعظم کی اولین ترجیح سیاسی مخالفین کو سزا دلوانا ہے، خوشحال معیشت، بہترین گورننس، کورونا پر کنٹرول ان کی پہلی ترجیحات میں نہیں ہے۔ 123 ملکوں کی فہرست میں کورونا ویکسین کی فراہمی میں پاکستان کا 120واں نمبر ہے۔ 22 کروڑ آبادی کے ملک میں صرف 10 لاکھ کو ویکسین لگائی جا سکی ہے۔ جب تک جناب وزیر اعظم کی ترجیحات میں کوئی بنیادی تغیر نہیں آتا، اس وقت تک کوئی تبدیلی آتی دکھائی نہیں دیتی۔